प्यारे बच्चों, मैं लक्ष्मी नारायण पॉल उत्क्रमित उच्च विद्यालय तोड़ाई में विज्ञान का शिक्षक हूँ। आज हम लोग विज्ञान में जिला प्रशासन द्वारा चलाए गए प्रोजेक्ट परख तैयारी उड़ान की के अंतर्गत में विज्ञान के मॉडल प्रश्न पत्र संख्या 4 के सेक्शन डी के प्रश्नों को हल करूंगा एक एक करके। आइए देखते हैं सारे प्रश्नों के उत्तर कैसे हैं। सेक्शन डी में पहला प्रश्न है 47 का क, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम लिखें। फ्लेमिंग का वाम हस्त के नियम का यहाँ पे हम लोग देखेंगे कैसे करके। इस नियम के अनुसार जब हम अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाते हैं कि यह तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो एवं यदि तर्जनी चुंबक के क्षेत्र की दिशा, मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती हो तो अंगूठा चालक की गति की दिशा तथा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। यह फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम है। कहने का तात्पर्य है कि हम अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाएंगे तो कुछ इस प्रकार का आकृति बनेगा और तीनों ही एक दूसरे के लंबवत होंगे। जो तर्जनी है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये तर्जनी उंगली। जो मध्यमा है यह विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता है। और अंगूठा आरोपित बल की दिशा को बताता है। इस प्रकार हम देखेंगे कि फ्लेमिंग वाम हस्त के नियम के अनुसार हम लोग अपनी मध्यमा, तर्जनी और अंगूठे को इस प्रकार फैलाएंगे कि तीन चीज को दर्शाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 47 का ख, 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को आप किस क्रम में संयोजित करेंगे कि समतुल्य प्रतिरोध को 9 ओम तथा ख 2 ओम प्राप्त होगा। प्रत्येक प्रतिरोध का मान 6 ओम है और यहां पर हम पहले 2 प्रतिरोध को पार्श्व क्रम में संयोजित करेंगे। किस क्रम में? पार्श्व क्रम में संयोजित करेंगे। 1/R बराबर 1/R2 पार्श्व क्रम में संयोजित करने पर इसका मान हो जाएगा 1/6 प्लस 1/6। अब जब हम इसका लघुत्तम समावर्तक लेंगे तो 6 आएगा। 6 को 6 से भाग देंगे तो 1 और फिर यहाँ 6 से 6 से भाग देंगे तो 1, 2/6 का मान हो जाएगा 3 ओम। तो यहाँ पे 3 ओम निकाला गया। अब जो समतुल्य प्रतिरोध 3 ओम प्राप्त हुआ, इसको श्रेणी क्रम में अगले प्रतिरोध का मान जो 6 क्रम है, इस दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो हमें जो कुल प्रतिरोध है वह 9 ओम प्राप्त हो जाएगा। अगला है ख में 2 ओम कैसे प्राप्त होगा। तो तीनों प्रतिरोध को यदि हम पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे, पार्श्व क्रम में, तो हमें इसका मान 2 ओम प्राप्त होगा। इस प्रकार 3 ओम का मान यदि हम लिखेंगे 3/6 भाग देंगे तो 2। इस प्रकार हम देखेंगे कि यहाँ 2 ओम प्राप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है सेक्शन डी का 48 का क, विद्युत हीटर का तापन अवयव उत्तप्त हो जाता है परंतु उसकी डोरी नहीं, क्यों? ऐसा क्यों होता है? उत्तर में देखेंगे, विद्युत हीटर का तार एक विशेष धातु नाइक्रोम का बना होता है जिसका प्रतिरोध उच्च होता है, इसलिए वह गर्म होकर ऊष्मा उत्पन्न करता है।
इसलिए तापन अवयव नाइक्रोम का तार जो है वो तब हो जाता है, जबकि उसकी डोरी का प्रतिरोध नगण्य होता है, इसलिए उसकी डोरी उत्तप्त नहीं होती है। 48 का ख प्रश्न का है, विद्युत युक्तियों को श्रेणी क्रम में संयोजन के स्थान पर पार्श्व क्रम में संयोजित करने के क्या लाभ हैं? कहने का तात्पर्य कि हम बिजली के उपकरणों को श्रेणी क्रम में संयोजित नहीं करते हैं, बल्कि उसे पार्श्व क्रम में संयोजित करते हैं। ऐसा क्यों होता है? उत्तर में देखते हैं। पार्श्व क्रम में संयोजन में सभी युक्तियों को समान वोल्टेज प्राप्त मिलता है। किसी एक युक्ति के खराब होने पर बाकी युक्तियां प्रभावित नहीं होती हैं। कुल प्रतिरोध कम होता है, जिससे विद्युत प्रवाह बढ़ता है। विद्युत धारा गर्म नहीं होता है। परिपथ में कोई त्रुटि उत्पन्न होने पर यह संयोजन परिपथ के सभी यंत्रों को प्रभावित नहीं करता है। कहने का तात्पर्य है कि यदि पार्श्व क्रम में हम विद्युत उपकरणों को जोड़ेंगे तो सभी चीजों पर हम समान रूप से धारा को प्रवाहित करके और सारे को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। कोई एक उपकरण यदि खराब हो जाएगा तो अगला हमारा उससे बच जाएगा। बहुत सारी चीजों से हम बच सकते हैं। अगला प्रश्न है 49, निम्नलिखित का संरचना सूत्र लिखें। यहाँ संरचना सूत्र बनाना है, जैसे क आइसोपेंटेन जिसका संरचनात्मक सूत्र यदि बनाएंगे तो इसमें 5 कार्बन है। कितने कार्बन? 5 कार्बन। 1 2 3 4 5। अब प्रत्येक पर हाइड्रोजन लग जाएगा। इस प्रकार संरचनात्मक सूत्र बना सकते हैं। अगला है इथीन। इथीन का सूत्र होता है C2H2। इसका संरचना यदि बनाएंगे तो इस प्रकार बनेगा। उसके बाद अगला है फॉर्मिक अम्ल। इसमें एक कार्बन है HCOOH। इसका संरचना यदि बनाएंगे इस प्रकार बनेगा HCOH। उसके बाद है मिथाइल एल्कोहल। मिथाइल एल्कोहल, इसका सूत्र होता है CH3OH। संरचना यदि बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार बनेगा। इस प्रकार बनेगा HCOH। उसके बाद अगला है प्रोपेनोइक अम्ल। प्रोपेनोइक अम्ल में 3 कार्बन है, 1 2 3, और इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इस प्रकार हम देखेंगे कि सारे का हम लोग संरचनात्मक सूत्र लिख सकते हैं। सेक्शन डी का अगला प्रश्न है 50 का क, निम्न समीकरणों को संतुलित करें। यहाँ पे हम लोग समीकरण जो दिया हुआ है इसको संतुलित करेंगे तो देखेंगे कि तीर के बाएं तरफ जो भी है इनको अभिकारक बोलते हैं, जो दाहिने तरफ है उनको उत्पाद बोलते हैं, और दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो यहां पर Fe2O3 प्लस Al2O3 प्लस Fe, इनको बराबर करना दोनों तरफ पर। तो दाहिने तरफ परमाणु की संख्या एल्युमिनियम में 2 है और बाईं तरफ जो परमाणु की संख्या एल्युमिनियम में 1 है, तो यहाँ पर 2 लगाएंगे
तो 2 एल्युमिनियम, दाहिने तरफ 2 परमाणु की संख्या और बाएं तरफ भी 2 परमाणु संख्या हो जाती है। इस प्रकार अगला हम देखेंगे फिर यहाँ पे बाएं तरफ आयरन में यहाँ पे परमाणु की संख्या 2 है और दाहिने तरफ 1 है, तो यहाँ पर हम 2 लगाएंगे, जैसा कि यहाँ पे लगाया गया 2 और यहाँ पे 2। इस प्रकार हम देखेंगे कि आयरन, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन में बाईं तरफ यानी अभिकारक में जितने परमाणु की संख्या, उत्पाद में उतने ही परमाणु की संख्या प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O आपस में अभिक्रिया करेगा, बनाएगा ग्लूकोज C6H12O6 प्लस O2। अब यहाँ पे देखते हैं कि बाएं तरफ अभिकारक में कार्बन की संख्या 1 है और दाईं तरफ कार्बन की संख्या 6 है, तो यहाँ पर हम 6 लगाएंगे तो 6 कार्बन हो गया। इसके बाद ऑक्सीजन की संख्या देखते हैं। दाहिने तरफ ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे 6 है और 2 8 है, जबकि यहाँ 6 दूने 12, 6 दूने 12 है, तो ऑक्सीजन की संख्या 12 लाने के लिए हमको यहाँ पे 6 डालना होगा। अब यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या दाहिने तरफ 6 दूने 12 और 6 18 हो गया। 6 और ऑक्सीजन की जरूरत है बाएं तरफ, इसीलिए यहाँ पर जल के आगे 6 और लगाएंगे, तो यहाँ 6 दूने 12 और 6 दूने 12, यानी बाएं तरफ हाइड्रोजन की संख्या, ऑक्सीजन की संख्या हो जाएगी 24 और दाहिने तरफ भी हो जाएगी 24। 12 6 18, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा कट बच्चों। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि बाएं तरफ ऑक्सीजन की संख्या भी यहाँ पर 6 दूने 12 और 6 18 हो गया, और दाहिने तरफ भी यहाँ पे 6 है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन परमाणु संख्या 6 दूने 12, तो दोनों तरफ ऑक्सीजन की संख्या हो जाएगी 18 18। इस प्रकार यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 6 दूने 12 है और दाहिने तरफ भी 12 है, तो दोनों तरफ समीकरण में देखेंगे बाएं तरफ अभिकारक और दाहिने तरफ उत्पाद में कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या दोनों तरफ बराबर हो जाएगी। अगला प्रश्न है 50 का ख, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है, ऐसा क्यों? उत्तर में जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता, क्योंकि अम्ल अपने गुण को दिखाने के लिए जल की जरूरत होती है। जल में अम्ल के आयन मुक्त होते हैं जो अम्लीयता का कारण बनते हैं। जल के बिना अम्ल के अणु एक दूसरे से जुड़े होते हैं और हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं होते, जिससे अम्लीयता का अनुभव नहीं होता है। कहने का तात्पर्य स्पष्ट है कि जल की उपस्थिति में अम्ल के जो आयन है, हाइड्रोजन आयन, वह स्वतंत्र रूप से मुक्त होते हैं, जिसके कारण वह अम्लीयता के व्यवहार को दर्शाता है। अगला प्रश्न 51 नंबर, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाएं। यहाँ पे मानव पाचन तंत्र का हमको चित्र बनाना है। मानव पाचन तंत्र, मानव पाचन तंत्र का चित्र स्पष्ट बनाया हुआ है, एक बार और देखेंगे इस प्रकार से। इस प्रकार हम देखेंगे कि मानव पाचन तंत्र का ये चित्र बना हुआ है। यहाँ पर मुख होगा, हम भोजन को मुख से लेते हैं, उसके बाद वो ग्रसिका में जाता है, ग्रसिका से होते हुए भोजन आमाशय में आ जाता है।
और अमाशय के बाद यहाँ पे छोटी आंत जो सबसे लंबी होती है, छोटी आंत है, वहां पे भोजन का संपूर्ण पाचन होता है, वही छोटी आंत में जाती है। छोटी आंत से भोजन आएगा बड़ी आंत में। अब बड़ी आंत से यह मलद्वार होते हुए शरीर के बाहर चला जाता है और अमाशय के ठीक ऊपर एक ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जिसे यकृत कहते हैं, और यकृत के पास अंदर पित्ताशय होता है जिसमें पित्तरस जमा होता है। इस प्रकार हम देखेंगे कि मानव पाचन तंत्र में ये चित्र हम इस तरह से बनाएंगे और उसका नामकरण करेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 52 का क, परागन एवं निषेचन के बीच क्या अंतर है? दो प्रकार की क्रिया होती है, एक परागन और एक निषेचन। में मुख्य अंतर निम्न प्रकार है। परागन एक बाहरी प्रक्रिया है जबकि निषेचन आंतरिक या बाहरी दोनों हो सकता है। परागन पुंकेसर के पराग कोश से परागकण अंडाशय के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित रहता है, जबकि निषेचन में नर और मादा युग्मकों का संलयन होता है। परागन एक भौतिक प्रक्रिया है जबकि निषेचन एक आनुवांशिक तथा जैविक प्रक्रिया है। परागन के लिए बाहरी कारकों की आवश्यकता होती है जबकि निषेचन के लिए बाहर की कारकों की आवश्यकता नहीं होती है। परागन केवल पुष्पीय पौधों में होता है जबकि निषेचन पृथ्वी के रहने वाले लगभग सभी जीव जंतुओं में होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि परागन और निषेचन में भी अंतर स्पष्ट किया जा सकता है। अगला 52 का ख, ऋतुस्राव क्या है या क्यों होता है? ऋतुस्राव जब निषेचित अंडे की प्राप्ति हेतु गर्भाशय के प्रति मां रक्त थक्का एवं उत्तकों के साथ तैयारी करती है जिससे इसकी अंतर्भित्ति मांसल और स्पंजी हो जाती है। निषेचन न होने की अवस्था में इसकी परत की आवश्यकता नहीं होती है, अतः यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रुधिर और म्यूकस के रूप में बाहर निकलती है। इसे ऋतुस्राव कहते हैं। ऋतुस्राव गर्भाशय से होने वाला रक्तस्राव है। यह महिलाओं के शरीर में हार्मोन में बदलाव से होता है। यह क्रिया 28 दिन के अंतराल में होती है जो 11 से 12 वर्ष की आयु की लड़कियों में शुरू होता है और 45 से 48 वर्ष तक चल रहता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ऋतुस्राव कुछ नहीं है, भ्रूण के विकास के लिए गर्भाशय थैली की अंतर्भित्ति यदि निषेचित, वहां पे अंडा निषेचित नहीं होता है शुक्राणु से, तो वह धीरे धीरे टूटकर रक्त और म्यूकस के साथ शरीर से बाहर चला जाता है। आशा है आप सभी लोग स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। धन्यवाद।